हम लोगों ने कल बिजनेस लॉ का पार्टनरशिप वाला काफी ज्यादा कवर कर लिया था। आज हमारे से थोड़ा सा रह गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट रह गया है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर, इंडिया इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चीज है कि अगर किसी भी इंसान को किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको अवेलेबल हो सकती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, ठीक है, अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप आरटीआई फिल करते हो। आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पूरा नहीं सुना होगा, एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको आरटीआई। ठीक है, आरटीआई फिल करिए, आरटीआई से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो 2005 के अंदर आरटीआई एक्ट आया था। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीजें, जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको पूरी इंडिया में किसी भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप आरटीआई के अंदर एक एप्लीकेशन डाल सकते हो और विद इन 15 वर्किंग डेज आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर वो इंफॉर्मेशन आपको 15 डेज में नहीं मिले तो एटलीस्ट एक एप्लीकेशन जरूर आपकी तरफ मेल वापस आ जाती है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। ठीक है, बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, बस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी इंफॉर्मेशन किसी को भी देना अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो किसी भी जनरल पब्लिक सिटीजन को अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आप आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, उनके खर्चे से रिलेटेड कुछ भी किसी भी तरीके की आरटीआई डालोगे तो उससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नेशनल इश्यू है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉर्मल सिटीजन को नहीं दी जाती। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था वो इनेक्ट हुआ था 2005 के अंदर। ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंटेनिंग करप्शन। ठीक है, तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके और जनरल पब्लिक के बीच में ट्रांसपेरेंसी लानी है कि अगर पब्लिक कुछ भी जानना चाहती है तो उसको वो जानने का हक है। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करना लोगों के बीच में, और उसके बाद है कंटेनिंग करप्शन, करप्शन को कम करना। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता होगा कि पब्लिक हमसे इंफॉर्मेशन मांग सकती है तो वो करप्शन करने से पहले सोचेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड सिटीजन which in turn is vital for its functioning। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, हम लोग इस तरीके से जीते हैं, हम लोग, हमारे यहाँ पे सबको पूरा फ्रीडम मिलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट डेमोक्रेसी वर्ड हम लोगों को हक है इंफॉर्मेशन लेने का किसी भी तरीके का। तो इसीलिए आरटीआई बनाया गया था। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ आरटीआई 2005। सबसे पहला फीचर है फीचर दैट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, वो फीचर्स जिससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। सबसे पहला पॉइंट है एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू क्लेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। पब्लिक अथॉरिटीज कौन सी होती है? वो अथॉरिटीज जिसके अंदर 51% यानी मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट का राइट चल रहा है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का है, उन्हें पब्लिक अथॉरिटीज बोला जाता है। और ऐसी अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन लेने का राइट हर एक सिटीजन को है। ठीक है, ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। सेकंड पॉइंट, public authorities has an obligation to provide the sought information to the applicant with certain restriction related to national security, personal information and third party information। public authorities सारी की सारी information public को देगी, but कुछ पर्टिकुलर चीजों की रिस्ट्रिक्शन है। आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो जो कि नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बन जाए। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देने की कोई इस चीज की रिस्ट्रिक्शन है, आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। एंड इवन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अगर किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तब भी आप वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी का मैंने बता दिया, कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे आपके देश की सुरक्षा पे खतरा आए, ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाती। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक पब्लिक जो है वो आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन मांग सकती है, बट आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अगर मैं एक पर्सन हूँ, प्रतिभा मुझसे मतलब प्रतिभा मुझसे पूजा के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है तो ये कंपलसरी नहीं है कि मैं पूजा के बारे में सब कुछ प्रतिभा को बताऊं। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल।
Third point is fees has been prescribed for seeking information to check fraudulent application. ठीक है, आपके लिए फीस भी रखी गई है. इवन अगर आपको आरटीआई फिल करना है तो उसकी पर्टिकुलर फीस रखी गई है. फीस क्यों रखी गई है? इसलिए ताकि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो इसके अंदर अपना फालतू टाइम खराब लोगों का नहीं करें. तो ये सब पॉइंट्स थे कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन हुई आरटीआई की वजह से. नेक्स्ट इज फीचर्स लीडिंग टू ट्रांसपेरेंसी, यानी लोगों के और अथॉरिटीज के बीच में ट्रांसपेरेंसी कैसे आई है. पहला, large amount of information has to be placed in the public domain by way of mutual prescribed under the act, manual prescribed under the act. बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन पे रखी गई है. पब्लिक डोमेन कौन से हैं? अच्छा, आप लोग जब गूगल सर्च करते हो वो एक डोमेन है बेसिकली. ठीक है, तो उसके ऊपर जब आप सर्च करते हो और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वहां पे रखी गई है. ठीक है, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गूगल से मिल जाती है. बट अगर आपको इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अलोंग विद द नंबर ऑफ बॉडीज व्हिच रिसीव substantial funding from government has been brought under the RTI Act. अब वो सारे डिपार्टमेंट्स जिनको गवर्नमेंट की साइड से फंडिंग हो रही है उनसे भी इंफॉर्मेशन मांगने का हक आरटीआई के अंदर दिया गया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को टेंडर दिया. ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर दिया है और किसी भी एक पब्लिक पर्सन को ऐसा लगता है कि उसे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितनी फंडिंग हुई है और किस तरीके से उस फंडिंग को यूज किया जाना है. तो ऐसे टाइम पे जो हम है आरटीआई फिल कर सकते हैं और फिर 15 डेज के अंदर हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी. अब इससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा कि गवर्नमेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रही है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल है. तो हमारा भरोसा बनता है हमारी कंट्री के ऊपर. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज फीचर्स लीडिंग टू अकाउंटेबिलिटी. अब आपका ट्रस्ट बिल्डिंग किस तरीके से, कौन कौन सी चीजों से आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा. फर्स्ट इज आरटीआई एक्ट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. दो तरीके की कमीशन सेट की गई है इसके अंदर. एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो नेशनल लेवल पे काम करती है और एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो स्टेट लेवल पे काम करती है. दिस कमीशन एक्ट एज द second appellate authority and also exercise supervision and monitoring over the functioning of public information officer. ये जो commissions हैं ये public information officer के साथ मिलके काम करती हैं. ठीक है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है. मैं आप लोगों को इसके अलग से एक फोटो कह लीजिए, पीडीएफ कह लीजिए, मैं आपको सेंड करूंगी कि आरटीआई का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, किस लेवल पे किस पर्सन को रखा गया. ठीक है, second point is public authority have to provide information as earlier as possible as but not later than 30 days. ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पब्लिक को देनी चाहिए, बट मैक्सिमम 30 दिन से ज्यादा आप लेट नहीं कर सकते हैं. नॉट लेटर देन 48 आवर्स इन द मैटर pertaining of life and liberty of a individual. बट इसके अंदर भी एक अलग से एक एक्सेम्पशन रखी गई है कि अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो किसी पर्सन की जिंदगी या मौत का सवाल है उसके अंदर, तो ऐसे केस में 48 आवर्स से ज्यादा आप लेट नहीं कर सकते हैं. मान लीजिए कि किसी पर्सन को फांसी की सजा हो रखी है और उसने वो आरटीआई फिल करवाई अपने वकील से क्योंकि वो इकलौती ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसकी फांसी रुकवा सकती है. तो ऐसे केस के अंदर 48 आवर्स के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन तक पहुंचाई जाएगी. यहां तक क्लियर हुआ जो भी मैंने बताया? यहां तक क्लियर हुआ सबको जितना भी मैंने अब तक बताया? यस मैम. हाँ जी, वर्षा एंड पूजा आप दोनों को. वर्षा मैम नहीं हुआ. नहीं हुआ मैम बेटा. यहाँ पे ना बहुत ज्यादा शोर हो रहा है मैम, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मेरे को आप क्या पढ़ा रहे हो. तो बेटा ये फोन्स लगा लो, नहीं तो थोड़े से ओपन एरिया में बैठ जाइए अगर धूप है तो. मैम रूम में हूँ मैं, लेकिन बाहर शोर हो रहा ना बहुत ज्यादा. ठीक है, बाहर शोर हो रहा है.
हाँ जी मैम, मैम पार्क के बिल्कुल सामने घर है ना हमारा। ऑलराइट, अब मैं इसमें क्या करूँ? ओके, मैं हाँ पढ़ जी, लूंगी, आप पीडीएफ करोगे। ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, अगर उसमें नहीं समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। हाँ चलिए, जी नेक्स्ट मैम। पॉइंट इज इन केस ऑफ डिले द इंफॉर्मेशन In case of delay, the Central Information Commission or the State Information Commission can impose a penalty. The Commission can also recommend disciplinary proceeding against the official guilty of not providing information. ओके इसके अंदर बोला गया है कि वैसे तो रिस्ट्रिक्शन रखी गई है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देंगे, और अगर किसी की जिंदगी का सवाल है या किसी की आजादी का सवाल है तो ऐसे केस में 48 आवर्स के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है। बट अगर ये कोई भी जिससे आपने इंफॉर्मेशन मांगी है वो आपको इतने टाइम लिमिट के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो ऐसे केस के अंदर हमारी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो स्टेट लेवल पे काम कर रही है, वो जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन मांगी गई थी उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। इवन उन लोगों के ऊपर केस भी हो सकता है इंफॉर्मेशन ना देने के लिए, ठीक है। ओके एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंडिविजुअल के तौर पे मैंने चंडीगढ़ की किसी कंपनी से जिसे गवर्नमेंट ने फंडिंग की थी या कुछ भी था, मैंने उससे कुछ उसकी बैलेंस शीट वगैरह मंगवाई, उसके अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन मांगी, क्योंकि मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो मैंने उनकी इंफॉर्मेशन मांगी। तो अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर मुझे वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगी वो उस कंपनी के ऊपर केस करेगी और उन्हें उस चीज के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, जैसे स्कूल्स में फाइन लगते हैं ऐसे उस कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा मुझे इंफॉर्मेशन ना देने के लिए, ठीक है। और ऐसे केस में मुझे वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी जाएगी, उससे रिलेटेड फिर वो मुझे केस के लिए पैसे भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। Next is in case of denial or not providing proper information, an appellate structure has also been provided. अगर कोई कंपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए मना करती है या फिर पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देती है तो ऐसे केस में कुछ अलग रूल्स बनाए गए हैं। First appeal lies in the first appellate authority nominated by department, while the second appeal lies with the Central Information Commission or State Information Commission. इन्होंने कहा कि आप 2 बार अपील कर सकते हैं। पहली अपील जो है वो जाती है हमारी फर्स्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास। वो लोग भी अगर आपको वहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो सेकेंड टाइम आप अपील कर सकते हो, कहां पर? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, ठीक है। तो ये सब थे हमारे कुछ फीचर्स आरटीआई के। इश्यूज एंड लूप होल्स की बात हो रही है अब आरटीआई की, यानी आरटीआई के अंदर आपको किस किस केस में आपको लूप होल्स लगते हैं। लूप होल्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? लूप होल्स क्या होते हैं? लूप होल्स बेसिकली आप कमियां बोल सकते हो कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। पहला है इंक्रीजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस। अब ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे केसेस इसके अंदर जमा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से अच्छे से सबकी सुनवाई नहीं हो पाती है। सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो एक्ट है इसके अंदर बोला तो क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, बट पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन नहीं लिखी गई है। अब ये चीज बहुत कम लोगों को पता होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है ना तो उसके अंदर हर चीज की डेफिनेशन दी जाती है। अगर हम लोग क्रिमिनल वर्ड यूज करते हैं ना तो उस क्रिमिनल वर्ड की भी उस एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन लिखी गई है कि क्रिमिनल किसे बोला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन की कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखी गई है। थर्ड पॉइंट इज नॉट ऑल द इंस्टीट्यूशंस अंडर आरटीआई, कि सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो आरटीआई के अंदर नहीं आते। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जो जुडिशरी है वो इस एक्ट के अंदर नहीं आती। जुडिशरी कौन से होते हैं? जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, जो जजेस वगैरह होते हैं, वो इस एक्ट के अंदर नहीं आते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, के प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। हाँ, एक फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी फिर उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जरूर बनाई गई है, बट
बट इस एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो इसके अंदर एक बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज लो अवेयरनेस लेवल, यानी एक्ट तो बना दिया गया बट जो पब्लिक है, जो पढ़ लिख जाते हैं बच्चे, उनको सब कुछ पता होता है, बट जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उन्हें कौन बताएगा। तो यही चीज बोली जा रही है कि आरटीआई एक्ट जरूर बनाया गया है बट इंडिया के हर एक सिटीजन को आरटीआई के बारे में नहीं पता। अगर हम लोग नॉर्मल किसी रूरल एरिया में जाके किसी पर्सन को बोलें कि आपने आरटीआई फिल कर सकते हो ऐसा कुछ, तो उन्हें नहीं समझ आएगा क्योंकि उन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर सकता है उन्हें, आप बताइए। हाँ जी, कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर सकता है? उन लोगों को जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा आप बताएं, आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या आप उसे इंफॉर्मेशन देंगे या फिर सोच के छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, छोड़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? कहाँ गए आप दोनों को? सुन रहा है ना? पूजा एंड प्रतिभा, यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। अच्छा बताइए फिर आप इंफॉर्मेशन कैसे देंगे बाकियों को? आज से पहले क्या आप लोगों ने सुना था आरटीआई के बारे में? नो मैम। नहीं सुना था ना। यही चीज इसके अंदर बोली जा रही है कि इसकी बहुत बड़ी कमी है कि आरटीआई के बारे में एक बहुत प्रॉपर एक्ट तो बनाया गया है पर इसके बारे में लोगों को ही अवेयरनेस नहीं है, जबकि ये एक्ट जो है वो लोगों के लिए ही बनाया गया है। 6 पॉइंट इज कॉन्स्टेंट फेस्ड इन फाइलिंग एप्लीकेशन। ये बोलते हैं कि अंडर सेक्शन 26 ऑफ आरटीआई एक्ट appropriate government is accepted to publish and distribute user guide, ठीक है, within 18 months of enacting of the act for information seekers. However, nodal department has not published these guidelines in many states. अब बोला गया कि प्रॉपर लोगों को फॉर्म भरने तक का नहीं पता है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है, जबकि ये बात जब एक्ट बनाया गया था 2005 में, ये बोला गया था कि 18 मंथ के अंदर अंदर आपको एक प्रॉपर गाइड बना के लोगों तक पहुंचानी है। बट आज के टाइम पे भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये गाइड पब्लिश नहीं की है, ठीक है। 7th पॉइंट इज कॉर्पोरेट नॉट अंडर आरटीआई एक्ट। उन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट अथॉरिटीज हैं वो इस आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आती। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इन्वॉल्व नहीं किया गया आरटीआई के अंदर। चलो आरटीआई एक्ट यहीं पे खत्म होता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कुछ आप लोगों को आइडिया है? क्या किसी को भी आइडिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में? कभी सुना है इस बारे में? नो मैम। पूछा आपने? नो मैम। अच्छा ओके। 2012 की बात है, एक पर्सन ने ब्रिटानिया कंपनी के ऊपर केस किया था। क्यों केस किया था? क्योंकि उसने एक दिन सुबह सुबह ब्रिटानिया ब्रेड का एक पैकेट खरीदा। उस पैकेट के अंदर क्या हुआ कि उस ब्रिटानिया ब्रेड के अंदर एक बाल मिला उसको, ठीक है, जब उसने उसको खरीदा, बल्कि फ्रेश पैकेट था। उस पर्सन ने ब्रिटानिया कंपनी के ऊपर केस किया, ये केस चला एंड एट द एंड वो पर्सन ब्रिटानिया कंपनी से केस जीत गया था और उसको उसके पूरे केस पे हुए खर्चे का प्लस उस ब्रिटानिया ब्रेड के पैकेट के पैसे प्लस जितना भी चालान ब्रिटानिया कंपनी को पे करना पड़ा वो सारा पैसा उस पर्सन को दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर के लिए बनाया गया है क्योंकि आज के टाइम पे जो कंपनीज हैं वो कंज्यूमर की हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, ठीक है। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे लिए सही नहीं करती। अच्छा अब कई बार ऐसा होता होगा कि हमारे घर में भी इस तरीके से कुछ चीजें जो हम खरीदते होंगे वो खराब निकल जाती होंगी, पर आज तक हम लोगों ने कभी केस नहीं किया किसी कंपनी के ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस बारे में। ये एक एक्ट बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका बेसिक मोटिव था लोगों को, जो कंज्यूमर है उसको अवेयर करना, उसको उसके हक के बारे में बताना,
और उसे बताना कि अगर वो चाहे, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उस चीज के लिए कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है, ठीक है। तो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स ऑन 20 जुलाई 2020, ठीक है। 2019 में नया एक्ट, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई थी, जिसको कब से लागू किया गया, 20 जुलाई 2020 से। एंड इट विल एम्पावर कंज्यूमर एंड हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। ये न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है। इससे पहले भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, बट कुछ चेंजेस करने के बाद नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 2019 के अंदर। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंदर चेंज किए गए। द न्यू एक्ट विल बी स्विफ्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू द ओल्डर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 में बना था, बट जो नई अमेंडमेंट्स के बाद नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया है वो 2019 में आया है। इसके अंदर कहा गया है कि जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पुराने वाले से कम टाइम के अंदर फैसला करता है, कम टाइम के अंदर कंज्यूमर को उसके हक के उसको उसका हक देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन the old act provide for a three-tier consumer dispute redressal machinery at national, state and district level। इन्होंने कहा कि जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 3 जगह पे काम करता था। पहला उसका कोर्ट था, पहला कंज्यूमर कोर्ट था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट था, वो था स्टेट लेवल पर। और तीसरा, अगर आप स्टेट लेवल से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है उसमें भी केस लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद उस ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे लिखा नहीं है कि अगर आप नेशनल लेवल से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, नेशनल लेवल कंज्यूमर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट में आपका एप्लीकेशन तभी जाएगा जब आप इन तीनों लेवल से गुजर चुके हैं, ठीक है। की पॉइंट्स की बात करें तो जो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एस्टैब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसने एक न्यू अथॉरिटी बनाई जो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे काम करेगी, whose primary objective will be to promote, protect and enforce the right of consumer। जिसका मेन काम होगा प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और इन्फोर्स करना, किस चीज को, राइट्स ऑफ कंज्यूमर को। इट इज टू एम्पावर, किस चीज को एम्पावर करता है, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड इंस्टीट्यूट कंप्लेंट्स। बेसिकली ये इसका मेन मोटिव था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चलती है कंज्यूमर केसेस के अंदर उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करना। ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑर्डर करना जो भी अनसेफ गुड्स या सर्विसेज कंज्यूमर कोर्ट के क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमर कोर्ट के सामने जो भी ऐसी चीजें लाई जाएंगी जो कि सेफ नहीं है पब्लिक के लिए, उनको बंद करना भी इसका राइट होगा। नेक्स्ट इज ऑर्डर डिसकंटिन्यूइंग ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। इसका ये काम भी है कि अगर कोई भी ऐसी एड आ रही है जो लोगों को मिसलीड कर रही है, जो सही नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जो कि अनफेयर है, तो ऐसे काम के अंदर उनको बंद करवाना। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार ये एड सुनी होगी। अच्छा, एक और चीज, आपकी जो लिकर की एड है वो टीवी पे नहीं दिखा सकते, ये बात आप लोगों को पता है कि टीवी पे आप लिकर का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है आप लोगों को? हाँ जी, क्या आप लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन है? पूजा, क्या आपने इस बारे में कभी सुना है कि लिकर की एडवर्टाइजमेंट नहीं आ सकती आपके मैम टीवी आपकी पे? वॉइस कट रही है। हेलो, यस मैम। अभी क्लियर है? हेलो, यस मैम अभी आ रही है। ठीक है। प्रतिभा, अभी आपको क्लियर है या फिर आपको भी नहीं आ रही है? मैम अब क्लियर है। ओके, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोज करना पेनल्टीज, कि अगर कोई भी कंपनी जिसने कंज्यूमर्स के साथ गलत किया है आपको कोर्ट के सामने वो चली जाती है तो उस केस में उस कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। रूल्स है इसके अंदर, रूल्स ऑन ई कॉमर्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ रूल्स बनाए गए थे 2020 के अंदर। पहला है ई कॉमर्स एंटाइटल, अच्छा वैसे ई कॉमर्स के बारे में जानते हो आप लोग, ई कॉमर्स क्या होता है, कभी सुना है? ई कॉमर्स के बारे में सुना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करना, कि ऑनलाइन खरीदना या बेचना, उस चीज को हम लोग ई कॉमर्स के अंदर कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें कौन सी हैं, मुझे एक एग्जांपल दो जो ई कॉमर्स का हो, जिसपे आप ऑनलाइन खरीदते या बेचते हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? जानते हो किसी ऐसी साइट के बारे में जहां पे आप खरीद या बेच सकते हो? मैम मीशो ऐप। मीशो ऐप। तो सॉरी, सुन नहीं रहा, एक बार रिपीट कर दो। मीशो ऐप। मीशो ऐप, ओके। वैसे सबसे फेमस अगर मैं बात करूं तो Amazon है, ठीक है। Amazon के बारे में सबने सुना होगा। Amazon एक ऐसी साइट है जहां पे ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग चलती है, यानी आप लोग ऑनलाइन बेच या खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में भी ये सारी इंफॉर्मेशन एक अलग से एक्ट में लिखी गई है, इसको हम लोग